अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का संचालन कैसे करेगा। नीति के संचालन करने का तरीका अनुच्छेद 39 में बताया गया है। यानी राज्य अपनी नीति का किस प्रकार संचालन करेगा उसके तत्व यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखो अनुच्छेद 39 में कई क्लॉज है। अनुच्छेद 39 ए है, फिर बी है, बी, सी, डी, ई और एफ तथा 39 ए, इतने क्लॉज इसमें दिए हुए हैं। 39 ए, बी, सी, डी, ई और एफ और 39 ए। तो एक तो एफ वाला और एक 39 ए वाला, ये दोनों क्लॉज 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इनको भी हम आगे देखेंगे, यह आपके ध्यान में रखना चाहिए। तो 39 ए, बी, सी, डी, ई, एफ और 39 ए, इतने इसमें हमें देखने हैं। तो 39 में क्या दिया हुआ है, राज्य के द्वारा अनुकरणीय या अनुसरणीय नीति के तत्व, अनुसरणीय नीति के तत्व, यानी राज्य जब अपना शासन का संचालन करेगा तो उसमें संचालन वो किस प्रकार करेगा, कौन कौन सी नीतियों का वो पालन करेगा, वो तत्व इसमें दिए हुए हैं। तो पहले अपन बात करते हैं 39 ए की। ये ए स्मॉल वाला है, वो ए कैपिटल वाला है, ये ध्यान में रखना है, दोनों अलग अलग हैं। 39 ए कैपिटल वाला 42वें के द्वारा जोड़ा हुआ है। 39 ए स्मॉल वाला मूल संविधान में ही था। तो 39 ए में किस बात की प्रावधान किया गया है कि राज्य महिला और पुरुष दोनों को आजीविका के समान अधिकार प्रदान करेगा। किसकी बात करता है, आजीविका के अधिकार की बात करता है, आजीविका के या जीविकोपार्जन के अधिकार की बात करता है। आजीविका के अधिकार किसको, महिला को भी और पुरुष को भी, दोनों को क्या प्राप्त होंगे, आजीविका या जीविका का अधिकार प्राप्त होगा। इसकी बात 39 ए में की गई है, याद रह जाएगा। फिर देखते हैं 39 बी में क्या प्रावधान किया गया है। 39 बी में देखो, 39 बी, 39 बी में ये कहा गया है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और बंटवारा, स्वामित्व और नियंत्रण, स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा होना चाहिए कि समाज की भलाई हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण कैसा होना चाहिए, जिससे समाज की भलाई हो, समाज की भलाई हो। ये प्रावधान किया गया है 39 बी में। 39 बी कहता है कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं, जैसे ज़मीन है, खनिज हैं, कोयला है, इनका जो स्वामित्व और नियंत्रण किसके हाथ में होना चाहिए, राज्य के हाथ में होना चाहिए या व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। आप खुद सोच के देखो, किसके हाथ में होगा तो समाज की भलाई होगी। किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में इनका स्वामित्व और नियंत्रण होगा तब समाज की भलाई होगी, या राज्य के हाथ में या समुदाय के हाथ में इनका नियंत्रण होगा तब समाज की भलाई होगी। तो उत्तर है, जब राज्य या समाज के हाथ में इनका नियंत्रण और स्वामित्व होगा तब समाज की भलाई होगी। इसका मतलब यहाँ पे ये जो अनुच्छेद है ये भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करता है। हालांकि नाम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन बात उसी की करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ही समुदाय के संसाधनों पर समाज का स्वामित्व स्थापित किया जाता है, ताकि उनसे जो लाभ प्राप्त हो उस पर
समुदाय को फ़ायदा हो, समाज की उससे भलाई हो। अगर इनका स्वामित्व और नियंत्रण किसी एक व्यक्ति को दे दें तो क्या वो समाज की भलाई कर देगा क्या, या खुद का ही पेट भरेगा, खुद का ही ज़्यादा फायदा देखेगा। तो यहाँ पे संसाधनों पर समुदाय के नियंत्रण की बात की गई है, समाज के नियंत्रण की बात की गई है, ताकि समाज की भलाई हो सके। और अनुच्छेद 39 ये बी वाला तो हम देख रहे हैं, और सी वाला, ये दोनों जो अनुच्छेद हैं ये भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। कौन सी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो ये 39 हमने देख लिया। हालांकि समाजवादी शब्द नाम तो यहाँ नहीं रखा गया है। समाजवादी शब्द जब नाम रखने की कोशिश कर रहे थे प्रस्तावना में, तो भीमराव अंबेडकर ने मना कर दिया था। अंबेडकर ने कहा कि नाम रखने की क्या ज़रूरत है, समाजवाद वैसे ही इन दोनों अनुच्छेदों में अंतर्निहित है, तो नाम रखकर विवाद पैदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये 39 बी हो गया। 39 सी वाला देखो, इससे मिलता जुलता है 39 सी वाला है। 39 सी में भी क्या कहा गया है? 39 सी में ये कहा गया है कि राज्य अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार करेगा जिससे धन का और उत्पादन के साधनों का एक जगह केंद्रीयकरण न हो। यानी धन और उत्पादन के साधन एक व्यक्ति के हाथ में न आ जाएं, उनका बंटवारा समाज के हित में होना चाहिए। तो 39 सी के द्वारा क्या प्रावधान किया गया है कि अर्थव्यवस्था का संचालन, अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार होना चाहिए कि एक तो धन का और दूसरा उत्पादन के साधनों का, धन और उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधनों का नियंत्रण या उत्पादन के साधनों का केंद्रीयकरण न हो, इनका केंद्रीयकरण न हो, केंद्रीयकरण न हो। केंद्रीयकरण न हो इसका मतलब धन और उत्पादन के साधन किसी एक व्यक्ति के पास जमा नहीं हो। धन और उत्पादन के केंद्र किसके पास होने चाहिए? सारे समाज के पास बटे हुए होने चाहिए। एक ही व्यक्ति के पास अगर धन आ जाएगा, एक ही व्यक्ति के पास अगर उत्पादन के साधन आ जाएंगे, उत्पादन के साधन का मतलब है उद्योग धंधे, कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ जिनसे उत्पादन होता है, अगर उनका मालिक एक व्यक्ति हो जाएगा, एक व्यक्ति के पास सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो उससे समाज का भला नहीं हो सकता, वो समाज के हितों के विरुद्ध चला जाएगा। इसलिए धन भी समाज में बटा होना चाहिए और उत्पादन के साधन भी समाज में बटे हुए होने चाहिए। इनका एक जगह केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति के पास ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही अनुच्छेद किसकी बात करते हैं? समाजवाद स्थापित करने की बात करते हैं। दोनों में इसी प्रकार की भावना हमें दिखाई देती है। अब ये दोनों अनुच्छेद के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, आपको याद होगा जब हम संपत्ति का अधिकार पढ़ रहे थे उस समय। भाई आपको पता होगा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि सुधार कानून लागू क्यों किए गए थे? इन्हीं दो अनुच्छेदों को लागू करने के लिए। क्योंकि ये दो अनुच्छेद क्या कहते हैं कि समाज में किसी के पास ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए, समाज में किसी के पास ज़्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं को लागू करने के लिए संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। तो अनुच्छेद 39 BC को किस पर प्रभावी बनाया था? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करते हैं। फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 39D की। अनुच्छेद 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? समान कार्य और समान वेतन। किसको? महिला और पुरुष को। भाई पुरुष और महिला अगर काम समान कर रहे हैं तो वेतन भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये कौन प्रावधान करता है? 39D।
फिर आता है 39 ई। 39 इस ई में क्या प्रावधान किया गया है? 39 ई श्रमिकों की बात करता है और बच्चों की बात करता है। 39 ई ये कहता है कि महिला और पुरुष श्रमिक की स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यानी राज्य क्या ध्यान रखेगा? राज्य ध्यान रखेगा कि महिला और पुरुष श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। राज्य क्या प्रयास करेगा? किसके लिए प्रयास करेगा? कि दुरुपयोग नहीं हो। किस चीज़ का दुरुपयोग नहीं हो? एक तो महिला और पुरुष श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और दूसरा है बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये राज्य को कहा गया कि आप इनका दुरुपयोग रोकोगे। इसका दुरुपयोग एक तो श्रमिकों की स्वास्थ्य और शक्ति का, यानी श्रमिकों को आर्थिक व्यवस्था के कारण ऐसे रोजगार में नहीं लगाना चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, जो उनकी क्षमता के या शक्ति के बाहर काम हो। उन पर उस ऐसे रोजगार में उनको नहीं लगाना चाहिए। ये जिम्मेदारी राज्य की है। और दूसरी, बच्चों की जो सुकुमार अवस्था होती है, बाल्य अवस्था होती है, उसका भी दुरुपयोग रोकने के लिए राज्य को कहा गया। तो अनुच्छेद 39 ई में बात समझ में आ गई होगी। श्रमिकों की बात की गई है और बच्चों की बात की गई है कि इनके स्वास्थ्य, शक्ति और इनकी सुकुमार अवस्था का ध्यान रखा जाए। उसके बाद में 39 एफ है। 39 एफ को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 39 एफ में क्या प्रावधान किया गया है? 39 एफ किसकी बात करता है? बच्चों की बात करता है कि बच्चों को क्या प्राप्त होना चाहिए? स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण। बच्चों को क्या प्राप्त होना चाहिए? स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण प्राप्त होना चाहिए, ताकि बच्चों को स्वस्थ विकास का अवसर प्राप्त हो सके। स्वस्थ विकास का अवसर प्राप्त हो सके तथा बच्चों को शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से बचाने का प्रयास करेगा। राज्य क्या काम करेगा? बच्चों के लिए क्या काम करेगा राज्य? कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण देगा ताकि उनके स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं उनको प्राप्त हो सकें। और दूसरा क्या काम करेगा? बच्चों के शोषण को रोकेगा तथा बच्चों के नैतिक और आर्थिक परित्याग से सुरक्षा करने का कार्य करेगा। कई बार बच्चों का शोषण किया जाता है, तो बच्चों के शोषण से बचाने के लिए बच्चों के नैतिक और आर्थिक परित्याग से सुरक्षा करने का जिम्मा किसके पास है? राज्य को दिया गया है। और बच्चों के लिए स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण को भी देना पड़ेगा ताकि बच्चे स्वस्थ विकास की सुविधा और अवसर का लाभ उठा सके। तो ये प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद में देखते हैं 39 ए। 39 ए
39A कब जोड़ा गया था? ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। 39A में किसकी बात की जाती है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की जाती है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें भी 3 मुख्य बातें दी गई हैं कि राज्य का विधिक तंत्र, राज्य का जो न्यायिक तंत्र है, विधिक तंत्र इस प्रकार काम करेगा कि सभी को क्या हो? समान न्याय के अवसर प्राप्त हो, समान न्याय के अवसर प्राप्त हो। यानी राज्य का जो न्याय तंत्र है, जो कानूनी तंत्र है, विधिक तंत्र है, वो इस प्रकार काम करना चाहिए ताकि सभी को न्याय प्राप्त करने के समान अवसर मिल सकें। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति आर्थिक व्यवस्था के कारण, कोई भी व्यक्ति आर्थिक अयोग्यता के कारण न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए, न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए, वंचित नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात की गई है, राज्य किसी विधि या स्कीम के द्वारा क्या प्रदान करेगा? निःशुल्क विधिक सहायता। क्या प्रदान करेगा? निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, विधिक सहायता प्रदान करेगा। तो इसमें भी 3 कीवर्ड हैं। एक तो 39A में क्या कहा गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देना राज्य का कर्तव्य है। लोगों को, नागरिकों को राज्य समान न्याय उपलब्ध कराएगा और निःशुल्क विधिक सहायता भी देगा। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब है कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको वकील, अगर कोई व्यक्ति गरीब है और उसका झगड़ा किसी से होता है तो उसको न्यायालय में वकील की आवश्यकता पड़ती है, कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो राज्य उसको अपना वकील देगा। ठीक है। तो इसमें 3 बातें हैं कि विधिक तंत्र कैसा होना चाहिए, यानी हमारा न्याय का सिस्टम कैसा होना चाहिए ताकि सभी लोगों को न्याय प्राप्त करने के समान अवसर हों। ऐसा नहीं हो कि गरीब व्यक्ति को तो न्याय मिले ही नहीं और अमीर व्यक्ति न्याय को खरीद ले, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई व्यक्ति गरीबी के कारण न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए। उसको, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी। अब राज्य कोई कानून भी बना सकता है या कोई प्राधिकरण भी बना सकता है। तो ये तीसरी बात कही गई है कि सभी व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता देगा राज्य। कैसे? कानून के द्वारा या किसी स्कीम के द्वारा। लेकिन आर्थिक व्यवस्था के कारण कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं होना चाहिए। और इसको लागू करने के लिए सरकार ने नालसा का गठन किया है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का भी निर्माण किया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कानून 1987 में बनाया है, जिसके माध्यम से पूरे देश में विधिक सेवा प्राधिकरण आयोग का गठन किया गया, राज्यों में किया गया है, प्रत्येक जिले में भी विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जहाँ पे गरीब व्यक्तियों को, असहाय व्यक्तियों को, निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है और उनको वकील भी उपलब्ध कराया जाता है अगर वो वकील करने में सक्षम नहीं है। तो इसमें भी ये 3 कीवर्ड हैं, आप याद रख सकते हो। इसके बाद में अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का गठन, तो राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उनको ऐसी शक्ति प्रदान करेगा। राज्य पहला काम तो क्या करेगा? ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ग्राम पंचायतों का
गठन करेगा। और गठन करने के बाद में क्या करेगा, उनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा, ऐसी शक्ति और क्या प्रदान करेगा, प्राधिकार, जिससे ग्राम पंचायतें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें, स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें, इकाई के रूप में कार्य कर सकें। तो यहाँ पे ये प्रश्न एक बार पूछा हुआ है कि किस प्रकार की इकाई के रूप में कार्य कर सकें राज्य, तो स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। ये तो कई बार ही पूछा जाता है मिलान वाले प्रश्नों में कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, या ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो ये दोनों तीनों बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। और इस नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए संसद के द्वारा 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ताकि वो स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें, उनको शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। तो ये सरल सा है, याद रह जाएगा। इसमें ये एक कीवर्ड है, ये आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना चाहिए, स्वायत्त शासन की इकाई वाला। फिर आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में 3 बातें की गई हैं कि राज्य लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करेगा। लोक सहायता क्या प्रदान करेगा, राज्य क्या प्रदान करने का प्रयास करेगा, काम, शिक्षा और लोक सहायता। यानी राज्य कुछ दशाओं में राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास के अनुसार, राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर क्या प्रदान करेगा लोगों को। भाई आर्थिक सामर्थ्य तो ज़रूरी है। आर्थिक सामर्थ्य का अर्थ है कि सरकार के पास संसाधन तो होने चाहिए उनको देने के लिए। अगर सरकार के पास ही संसाधन नहीं है तो लोगों को कैसे काम देगा, कैसे शिक्षा देगा, कैसे लोक सहायता देगा। तो पहली शर्त है आर्थिक सामर्थ्य होना चाहिए और विकास की सीमाओं के अंदर। यानी विकास, भारत का खुद का विकास हुआ नहीं तो लोगों का विकास कैसे करेगा। खुद के विकास के सीमा के भीतर ही ये चीज़ें प्रदान करनी है। यानी राज्य को अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अधीन ही ये काम प्रदान करने हैं। तो क्या काम प्रदान करेंगे, एक तो लोगों को काम का अधिकार देंगे, शिक्षा की व्यवस्था देंगे, यानी शिक्षा के लिए स्कूलें खोलेंगे, कॉलेजें खोलेंगे, IIT खोलेंगे, IIM खोलेंगे, वहाँ पे लोगों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करेंगे। और लोक सहायता भी प्रदान करने की बात की गई है। लोक सहायता कब, बेकारी, बुढ़ापा, और कौन सी दशाओं में, बेकारी में, बुढ़ापे में, बीमारी की दशा में और निःशक्तता की दशा में। इन दशाओं में लोक सहायता पाने का भी अधिकार व्यक्ति के पास है। तो अनुच्छेद 41 किसकी बात करता है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य, विकास की सीमाओं के भीतर लोगों को काम, शिक्षा और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता में लोक सहायता प्रदान करेगा। तो यहाँ भी ये 3 कीवर्ड हैं। पहले तो काम, शिक्षा और लोक सहायता। फिर लोक सहायता कब प्रदान करेंगे लोगों को, जब लोग बेकार होंगे, यानी रोजगार नहीं होगा, बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़ा व्यक्ति अपनी काम नहीं कर सकता तो उसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, यानी पेंशन दी जाएगी, और बीमारी में सहायता दी जाएगी, और निःशक्तता में कोई व्यक्ति अपंग होता है, काम नहीं कर सकता, असहाय होता है, तो उसको राज्य के द्वारा सहायता दी जाएगी। चाहे पेंशन दो, फ्री दवाइयाँ दो, है ना, ये काम राज्य के द्वारा किए जाएंगे। और काम जैसे मनरेगा योजना चलाई गई है इसके द्वारा,
जिसमें 100 या 200 दिन का रोजगार दिया जाता है। और शिक्षा के लिए IIT कॉलेजें वगैरह राज्य के द्वारा खोले ही जाते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 छोटा सा है। राज्य के द्वारा राज्य काम की न्यायोचित और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता प्रदान करेगा। प्रसूति सहायता प्रदान करेगा। प्रसूति सहायता प्रदान करने हेतु उपबंध करेगा। यानी एक तो काम की न्यायोचित और मानवोचित दशाएं और दूसरी प्रसूति सहायता। काम की न्यायोचित और मानवोचित दशा का क्या अर्थ है? जहाँ कोई व्यक्ति काम करता है तो वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए छाया की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई महिला काम कर रही है तो उसके लिए बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों के खेलने की जगह, बच्चों को दूध पिलाने की जगह अलग से होनी चाहिए। ये न्यायोचित और मानवोचित दशाएं होती हैं। बैठने की जगह होनी चाहिए। पूरे दिन तो काम करता नहीं व्यक्ति, तो बीच में आधा पौन घंटा रेस्ट करता है, तो उसके लिए बैठने की साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। और दूसरी प्रसूति सहायता होनी चाहिए। भाई प्रसूति का मतलब महिला के बच्चा जन्म लेता है तो उसको छुट्टियां मिलनी चाहिए ताकि वो बच्चे की देखभाल कर सके। तो इस प्रकार का उपबंध कौन करेगा? किसको करने के लिए कहा गया? राज्य को इस प्रकार के उपबंध करने के लिए कहा गया है। इसके लिए राज्य ने कानून भी बनाए हैं। प्रसूति सहायता के लिए 6 माह की सरकारी कर्मचारी होती हैं महिलाएं, उनको छुट्टियां भी दी जाती हैं ताकि वो अपने बच्चे की देखभाल कर सकें। फिर आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में 3 क्लोज हैं। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43B। तो अनुच्छेद 43 में देखो क्या दिया गया है? निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है। क्या दिया गया है? निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है। और अनुच्छेद 43A या क या अनुच्छेद 43B या ख, ये दोनों बाद में जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 43A तो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अनुच्छेद 43A तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और 43B कब जोड़ा गया है? 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 43A में क्या दिया गया है? 43A में जो मजदूर होते हैं या कर्मकार होते हैं, कर्मकारों को उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी की बात की गई है। यानी जो श्रमिक होते हैं उनको उद्योग धंधों को चलाने वाला जो मैनेजमेंट बोर्ड होता है उसमें भी उनको भागीदारी की बात की गई है। जो प्रबंधन बोर्ड होता है किसी फैक्ट्री का, उसमें मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए, केवल मालिक नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 43B किसकी बात करता है? सहकारी समिति की बात करता है। सहकारी समिति के उन्नयन की बात करता है। कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। तो अनुच्छेद 43 में यह कहा गया कि कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी प्रदान करने का कार्य राज्य करेगा। तो 43 में क्या कहा गया है कि जो कृषि उद्योग या अन्य कामों में लगे जो कर्मकार हैं, श्रमिक हैं, उनको क्या प्राप्त होना चाहिए? काम प्राप्त होना चाहिए, निर्वाह योग्य मजदूरी प्राप्त होनी चाहिए, निर्वाह योग्य जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी प्राप्त हो, शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त हो, यानी अच्छा
जीवन शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त हो एवं अवकाश का उपभोग करने वाली अवकाश का उपभोग करने वाली दशाएं प्राप्त होनी चाहिए तथा ताकि वो सामाजिक व कार्यक्रमों में भाग ले सके, सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कर सके। तो अनुच्छेद 43 में क्या बातें कही गई हैं देखो। कार्मिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी इसका शीर्षक है। फिर जो कार्मिक, कौन से कार्मिक, या तो कृषि कामों में लगे या उद्योगों में लगे हुए जो कर्मकार हैं या अन्य किसी काम में लगे हुए श्रमिक, उनको क्या प्रदान करने का राज्य प्रयास करेगा भाई, उनको काम प्रदान करने का प्रयास करेगा। और जब वो काम करते हैं तो इतनी मजदूरी उनको अवश्य प्राप्त होनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। और शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त होना चाहिए, अच्छा जीवन उनको प्राप्त होना चाहिए। और अवकाश का उपभोग करने वाली काम की दशाएं, यानी काम के बीच में उनको अवकाश भी मिलना चाहिए ताकि वो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों का भी ख्याल रख सकते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक ज़रूरतें भी पूरा कर सकें। वो समाज के किसी कार्यक्रम में जा सकें, किसी धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी वो जा सकें, ऐसे भी उनको छुट्टी बीच में मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उनको बंधक बना के मजदूरी करवाएं, उनको किसी सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में जाने ही न दें, उनको बीच बीच में छुट्टी देने की भी बात की गई है। तो ये अनुच्छेद 43 में इतनी बातें कही गई हैं। तो कर्मकारों के लिए बात की गई है, जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद देखो अनुच्छेद 43A जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि फैक्ट्री, उद्योग धंधे, कल कारखाने का जो प्रबंधक बोर्ड है, जो मैनेजमेंट बोर्ड है, उसमें कर्मकारों की भी भागीदारी होनी चाहिए। यानी जो किसी फैक्ट्री को, उद्योग को चलाने वाला जो प्रबंधक बोर्ड है उसमें मजदूर भी शामिल होने चाहिए। और 43B जो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, इसमें सहकारी समिति के गठन की बात की गई है। सहकारी समिति का मतलब है साथ मिलकर, कई लोग साथ मिलकर काम करते हैं और साथ मिलकर एक समूह बनाते हैं और उस समूह के माध्यम से सभी सदस्यों के लाभ के लिए काम किया जाता है। सहकारी समिति का सबसे अच्छा उदाहरण है अमूल, जो गुजरात में एक दुग्ध उत्पादन करने वाले लोगों की सहकारी समिति है। सहकारी का मतलब साथ मिलकर और समिति का मतलब समूह बना लेना। किसके लिए? व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, सभी के सामूहिक लाभ के लिए। उसको क्या बोलते हैं? सहकारी समिति बनाते हैं ताकि विभिन्न प्रकार के शोषण से वो बच सकें। क्योंकि सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो बैंक भी उनको लोन दे देगा। सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो अपने उत्पाद का मूल्य भी वो तय कर सकते हैं। इसलिए सहकारी समिति गठन करने की बात की गई है। अनुच्छेद 43 में एक महत्वपूर्ण बात रह गई थी। देखो, अनुच्छेद 43 में एक बात और रह गई थी, यानी कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 43 में किसकी बात की गई है? कुटीर उद्योग स्थापित करने की बात भी की गई है। कुटीर उद्योगों के स्थापना की बात की गई है। राज्य क्या करेगा? कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रयास करेगा। कुटीर उद्योग का मतलब है ऐसा उद्योग जो घर के अंदर चलाया जाता है, कम पूंजी में और कम सदस्यों के द्वारा घर में ही उत्पादन का कार्य किया जाता है। अगर आप घर के सारे सदस्य मिलकर कोई छोटा मोटा उद्योग लगाते हो जिसमें पूंजी भी कम लगती है, तो वो उद्योग क्या कहलाता है? कुटीर उद्योग कहलाता है। जो घर के सदस्यों के द्वारा घर में उत्पादन का कार्य किया जाता है, उसको कुटीर उद्योग बोलते हैं। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग की स्थापना की बात की गई है, भी महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लेते हैं कुटीर उद्योग की स्थापना का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो ये हो गया अनुच्छेद 43 अपना पूरा। 43 में 43A 43B यानी जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी वाले में किसकी बात की गई है? कुटीर उद्योग स्थापित करने की बात की गई है।
फिर आता है अनुच्छेद 44, और अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधान है देखो। 44 में समान राज्य क्या करेगा, समान नागरिक संहिता का निर्माण करेगा, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। प्रयास करेगा। जब हम बात कर रहे थे कि अधिकारों को वाद योग्य और अवाद योग्य में बांटा गया है, अवाद योग्य अधिकारों में उन अधिकारों को रखा गया है जिनको लागू करने में कठिनाइयाँ थी, और वो कठिनाइयाँ किस आधार पर थी, आर्थिक आधार पर। लेकिन ये बात सच नहीं है, सभी डीपीएसपी को आर्थिक आधार पर लागू करने में कठिनाइयाँ नहीं थी। कुछ डीपीएसपी पर संविधान सभा में सहमति नहीं बनी थी, इसलिए भी उनको डीपीएसपी के अंदर रखा गया है। जैसे समान नागरिक संहिता वाला जो ये प्रावधान है, इस पर संविधान सभा में सहमति नहीं बनी थी, इसलिए उसको भविष्य की सरकारों के लिए नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में रख दिया गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने में संविधान सभा में मतभेद थे। कुछ लोग समान नागरिक संहिता बनाने चाहते थे, कुछ लोग इसके विरोध में थे, और इसको लागू इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि जो भारत में मुसलमान रह गए थे उनको एक मनोवैज्ञानिक डर था कि हमारे हित अब खतरे में पड़ जाएंगे। तो इसलिए नेहरू ने कहा कि मुसलमानों की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए इस प्रावधान को भविष्य की सरकारों पर लागू करने के लिए छोड़ दिया, और बाद में इसका हो गया राजनीतिकरण। उस समय तो संविधान सभा में मतभेद था, इसलिए उसको लागू नहीं किया, और बाद में इस पर राजनीति बहुत होने लगी, इसलिए अभी तक ये समान नागरिक संहिता का मामला अटका हुआ है। समान नागरिक संहिता का क्या अर्थ है, शॉर्ट में आप देख लीजिए। भाई भारत में दो प्रकार के कानून हैं, एक तो है आपराधिक कानून, एक तो कौन से हैं, आपराधिक कानून, और दूसरे हैं सिविल कानून। आपराधिक कानून और सिविल कानून। आपराधिक कानून जैसे हत्या, डकैती, मारपीट, चोरी, इससे संबंधित कानून है। और सिविल कानून कौन से होते हैं, विवाह से संबंधित कानून, तलाक से संबंधित कानून, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कानून, और उत्तराधिकार से संबंधित कानून। तो हमारे देश में जो आपराधिक विधियां हैं वो तो सभी धर्मों के लिए समान हैं। आपराधिक विधियां चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी के लिए क्या है, समान है। अगर आप चोरी करोगे आपको 2 महीने की सज़ा होनी है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे देश में आपराधिक कानून तो सबके लिए समान है, सभी धर्मों के लिए समान है। लेकिन जो सिविल कानून है, विवाह के कानून हैं, तलाक के कानून हैं, वो हिंदुओं के लिए अलग हैं, मुसलमानों के लिए अलग हैं। तो इनके लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, बौद्ध के लिए तो एक प्रकार के कानून हैं, और मुसलमानों के लिए अन्य प्रकार के कानून हैं। हिंदुओं के लिए क्या कानून है कि एक हिंदू एक ही महिला से विवाह कर सकता है, जबकि मुसलमानों के लिए क्या प्रावधान है, एक मुस्लिम व्यक्ति 4 महिलाओं से विवाह कर सकता है, अलग कानून हो गया। हिंदुओं में महिला भी तलाक दे सकती है, पुरुष भी तलाक दे सकता है। मुसलमानों में महिला तलाक नहीं दे सकती, सिर्फ पुरुष तलाक दे सकता है। हिंदुओं में अगर कोई तलाकशुदा महिला है तो उसको गुजारा बता दिया जाएगा, उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे। मुस्लिम जो अधिनियम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसमें गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है। तो हमारे यहाँ कहने का मतलब है विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित जो कानून है वो हिंदुओं के लिए अलग हैं, मुसलमानों के लिए अलग हैं। भाई यहाँ पे हिंदुओं के महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जाता है, अगर कोई मुस्लिम महिला को तलाक देते तो उसको गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार ये महिलाओं के साथ भेदभाव का मुद्दा भी है, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी है। महिलाओं को समान अधिकार यहाँ पे नहीं है, महिला तलाक दे ही नहीं सकती। हिंदू विवाह अधिनियम में तो महिला भी तलाक दे सकती है, पुरुष भी तलाक दे सकते हैं।
तो इसलिए ये कहा गया है कि भाई सिविल जो कानून है वो सभी धर्मों के लिए समान होने चाहिए। तो इनकी बात की गई है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। यहाँ तो आपराधिक कानूनों में तो समान नागरिक संहिता पहले से ही है, सिविल कानूनों के अंदर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाने की बात की गई है अनुच्छेद 44 में। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू की गई है, पहले से ही लागू है। गोवा ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ पे लागू है। अब कुछ अन्य राज्य भी ऐसे कानून बना रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में भी ये कानून बनाया गया है कि समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 भी छोटा सा अनुच्छेद है। इसमें किसकी बात की गई है? 6 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है। 6 वर्ष तक के बच्चों की शैशवावस्था में देखभाल करने का प्रावधान किया गया है और उनके शिक्षा संबंधी प्रावधानों की बात की गई है। राज्य क्या करेगा? राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों की शैशवावस्था में देखभाल करने का प्रयास करेगा और उनको शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 में सिर्फ ये 2 ही बातें लिखी गई हैं। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। क्या, किस चीज़ की देखभाल की? शैशवावस्था में देखभाल और उनको शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं। राज्य के लिए कर्तव्य आरोपित किया गया है। अनुच्छेद 45 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी लैंग्वेज में परिवर्तन किया गया था, विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 से पहले अनुच्छेद 45 में क्या चीज़ थी? इसमें एक तो समय सीमा दी हुई थी, समय सीमा दी हुई थी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा राज्य। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। ये प्रावधान 86वें संविधान संशोधन से पहले अनुच्छेद 45 में किया हुआ था कि 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। ये प्रावधान पहले 45वें अनुच्छेद में थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान कर दिए। 6 वर्ष आयु कर दी और शैशवावस्था के देखभाल की बात की और शिक्षा प्रदान करने की बात की गई थी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 किसकी बात करता है? देखो, अनुच्छेद 46 बात करता है एससी की, एसटी की और समाज के दुर्बल वर्गों की। समाज के दुर्बल वर्गों की बात करता है कि राज्य क्या ध्यान रखेगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की देखभाल करेगा, अर्थ संबंधी हितों का पोषण करेगा, अर्थ संबंधी हितों की वर्दी करेगा, नंबर 1 बात। और दूसरी बात क्या दी गई थी? इनकी सामाजिक अन्याय से और शोषण से सुरक्षा करेगा। सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा करने का कार्य करेगा। शोषण से सुरक्षा करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। किसकी करेगा? एससी, एसटी और दुर्बल वर्ग। तो इसमें 2 प्रावधान हो गए, एक तो ये हो गया इधर वाला और दूसरा ये हो गया। तो अनुसूचित जाति, जनजाति, दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में तो वृद्धि करेगा, यानी उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करेगा, उनको कोई छात्रवृत्ति दे देगा, उनको आरक्षण दे देगा। और दूसरा काम क्या करेगा? उनके सामाजिक अन्याय से बचाने का काम करेगा और शोषण से सुरक्षा करने का कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 46 में किसकी बात की गई है?
कीवर्ड क्या है? अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्ग। इनके कौन से हितों के लिए काम करेगा राज्य? शिक्षा और अर्थ से संबंधित हितों की बात करेगा। और इनको किन से सुरक्षा प्रदान करेगा? शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा, सामाजिक अन्याय से सुरक्षा प्रदान करेगा। भाई सामाजिक अन्याय किसके साथ होता है? अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ ही होता है। और राज्य ने इनके लिए अनुच्छेद 46 को लागू भी किया था। अनुच्छेद 46 को लागू करने के लिए ही हमारे यहाँ मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया था, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोई विशेष सुविधा प्रदान करने की बात की गई थी। तो अनुच्छेद 46 को ही वहाँ लागू किया गया है। अनुच्छेद 47 में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 47 में 3 कीवर्ड हैं भाई। पहला तो है राज्य लोगों के पोषाहार का स्तर, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य बनाए रखने का प्रयास करेगा। लोक स्वास्थ्य में सुधार करना प्राथमिक कर्तव्य माना जाएगा। यानी राज्य के प्राथमिक कर्तव्य की बात की गई है। प्राथमिक कर्तव्य की बात की गई है। तो ये एक कीवर्ड है महत्वपूर्ण, इस पर प्रश्न आया हुआ भी है कि कौन से अनुच्छेद में प्राथमिक कर्तव्य की बात की गई है। तो राज्य का प्राथमिक कर्तव्य क्या होगा? राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा पोषाहार का स्तर उठाना। राज्य का प्राथमिक कर्तव्य क्या होगा? लोगों के जीवन स्तर को अच्छा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे 4 कीवर्ड हैं, पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। ये राज्य का क्या होगा? प्राथमिक कर्तव्य होगा। इस पर सवाल आया हुआ है कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर ऊपर उठाना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। तो एक तो इसमें ये प्रावधान दिया गया है 47 में। और दूसरा प्रावधान किया गया है कि राज्य प्रतिबंध लगाता है। इसमें राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाने की बात भी की गई है। राज्य किस पर प्रतिबंध लगाएगा? मादक पेय पदार्थों पर, मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा। और दूसरे हानिकारक औषधियों पर, हानिकारक दवाइयों पर प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन उन दवाइयों पर नहीं लगाएगा जो हमारे स्वास्थ्य में सुधार करने के काम में आती हैं। हमारी बीमारियों में जो सुरक्षा करते हैं उन दवाइयों पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। कौन सी दवाइयों पर? जो हमारे हानिकारक हैं हमारे लिए। और मादक पेय जैसे शराब पर प्रतिबंध की बात की गई है। कुछ राज्यों में लगाया भी गया है, जैसे गुजरात में लगाया गया है, बिहार में प्रतिबंध लगाया गया है। तो इन्हीं निर्देशक तत्वों की पालना करने के लिए लगाया गया है। तो अनुच्छेद 47 में कीवर्ड आपको पता चल गए होंगे। प्राथमिक कर्तव्य बताया गया है किसको? पोषाहार का स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार का। और प्रतिबंध की बात की गई, किस पर प्रतिबंध लगाएगा? मादक पेय पदार्थों पर और हानिकारक औषधियों पर। उन औषधियों पर नहीं लगाएगा भाई जो स्वास्थ्य को सुधार करने में काम में आती हैं, चिकित्सा के काम में आती हैं। फिर आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में भी 2 क्लॉज हैं। अनुच्छेद 48 है एक तो, और दूसरा अनुच्छेद 48A है। अनुच्छेद 48A 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 की। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है कि कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से संगठन करना, वैज्ञानिक ढंग से संगठन करना, ये अनुच्छेद 48 में कहा गया है। तो वैज्ञानिक ढंग से किसका संगठन करना चाहिए? वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से कृषि करने की बात की गई है, और पशुपालन में भी वैज्ञानिक तरीका अपनाने की बात की गई है।
तो अनुच्छेद 48 में क्या प्रावधान किया गया है? कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक और आधुनिक ढंग से, यानी आधुनिक टेक्निक को काम में लेने की बात की गई है। कहाँ कहाँ? कृषि में और पशुपालन में। और दूसरी बात इसमें की गई है जिसमें गाय, बछड़े, दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल सुधार की बात की गई है। नस्ल सुधार की बात की गई है और इनके वध को प्रतिबंधित किया गया है। वध को प्रतिबंधित किया गया है। तो अनुच्छेद 48 में दो चीज़ें दी गई हैं। पहली है कृषि एवं पशुपालन का तो क्या करेंगे? वैज्ञानिक ढंग से और आधुनिक ढंग से संगठन करेंगे। आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग का मतलब अभी कृषि में मशीनों का उपयोग करेंगे, अच्छे बीज लाएंगे, अच्छे खाद लाएंगे, है ना, और फसल का जो चक्र है उसके हिसाब से फसलों को उगाएंगे, कृषि कार्य करेंगे। पशुपालन भी आधुनिक ढंग से करेंगे ताकि उनसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो। और गाय, बछड़े, दुधारू और वाहक पशु, दुधारू का मतलब दूध देने वाले, वाहक का मतलब जो सामान को इधर उधर ले जाने में काम में आते हैं, वो वाहक पशु होते हैं, जैसे बैल हो गया। तो इनकी नस्ल सुधार का काम भी राज्य के द्वारा किया जाएगा और इनके वध को भी प्रतिबंधित किया गया है। इनको इसके बाद में आता है अनुच्छेद 48A जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 48A में देखो क्या प्रावधान है। 48A में 2-3 बातें कही गई हैं। एक तो पर्यावरण संरक्षण की, पर्यावरण संरक्षण, राज्य क्या प्रयास करेगा? पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण का प्रयास करेगा। 3 बातें कही गई हैं। राज्य पर्यावरण और वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण का प्रयास करेगा। ठीक है, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद में है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा की बात करता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं की सुरक्षा, वस्तुओं की सुरक्षा की बात करता है। संसदीय विधि के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए, राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक तथा ऐतिहासिक अभिरुचि के, ऐतिहासिक अभिरुचि के स्मारक, स्थान और वस्तुओं की सुरक्षा करेगा राज्य। और इसमें 3-4 शब्द और दिए गए हैं। राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि के स्मारक, स्थान, वस्तुओं का लुंठन, विनाश, विरूपण, अपसरण और अपव्यय और व्ययन तथा निर्यात से संरक्षण करना राज्य की क्या होगी? बाध्यता होगी। राज्य की क्या होगी? बाध्यता। तो यहाँ पे ये कीवर्ड है कि राज्य की बाध्यता की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 49 में की गई है। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कौन घोषित करेगा? संसद विधि बनाकर करेगी। संसद कानून बनाकर किसी संस्थान को, किसी स्मारक को, किसी वस्तु को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो
इनका संरक्षण करना राज्य की क्या होगी, बाध्यता होगी। और राज्य की बाध्यता किससे संरक्षण करनी होगी, भाई इनका लुंठन नहीं हो, विनाश नहीं हो, विरूपण नहीं हो, अपसरण नहीं हो, व्यय नहीं हो, इनका निर्यात नहीं हो। भाई कई बार आप कहीं घूमने जाते हो, जैसे कोई लोग ताजमहल जाते हैं घूमने, तो ताजमहल जाते ही क्या करते हैं, वो सबसे पहले ताजमहल को विरूपण करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे करके ऐसे निकाल देते हैं अंदर से, और फिर नाम लिख देते हैं, इधर दूसरा नाम है, इधर दूसरा नाम लिख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्मारकों को लुंठन करते हैं, उनका विरूपण कर देते हैं, उनका रूप बिगाड़ने का काम करते हैं। तो इससे संरक्षण करना राज्य की क्या हो गई, बाध्यता। तो बाध्यता की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 49 में। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनकी, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, इस प्रकार जंतर मंतर है, बहुत सारे राष्ट्रीय महत्व की धरोहर हैं, उनकी सुरक्षा करने की बाध्यता राज्य पर ला दी गई है। इसके बाद में अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई है। किसमें, लोक सेवाओं में। लोक सेवाओं में, भाई वैसे तो भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, लेकिन लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। ये बात क्यों की गई थी, क्या भारत में ये जो प्रावधान है ये डीपीएसपी में क्यों रखा गया था, क्या इससे लागू करने में भारत के सामने आर्थिक समस्या थी या संविधान में सहमति नहीं बनी थी। ये प्रावधान इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसको लागू करने में प्रशासनिक कठिनाइयाँ थी, क्योंकि 1973 से पहले विधि बनाने से पहले 1973 में विधि बनाने से पहले जो जिला कलेक्टर होता था, जिला कलेक्टर के पास कार्यपालिका शक्तियाँ तो है ही, उसको जमानत देने का भी अधिकार था। पहले जो भी अपराधी था उसको जमानत यानी न्यायिक शक्तियाँ भी उसके पास थी। 1973 से पहले न्यायिक शक्तियाँ थी और उसके पास प्रशासनिक शक्तियाँ यानी कार्यपालिका शक्तियाँ तो होती हैं। तो जिला कलेक्टर की जो न्यायिक और कार्यपालिका शक्ति थी उसको पृथक कर दिया। कब कर दिया, 1973 में। तो ये अनुच्छेद 50 को लागू किया गया है, यानी लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका के कामों का पृथक्करण किया गया है। भाई भारत में जो सरकार के अंग है वहाँ तो पृथक्करण पहले ही है, कार्यपालिका अलग है, व्यवस्थापिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। लेकिन जो लोक सेवाएं थी, प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके पास भी कुछ न्यायिक शक्तियाँ थी, कार्यपालक शक्तियों के अलावा न्यायिक शक्तियाँ थी, तो उनको 1973 में पृथक कर दिया गया। ये अनुच्छेद 50 में प्रावधान है। इसके बाद में आते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। हमारी विदेश नीति का आधार है। अनुच्छेद 51 क्या है, हमारी विदेश नीति को आधार प्रदान करता है। प्रश्न आ जाए कि हमारी विदेश नीति को आधार कौन प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 51 करता है। हमारे यहाँ पे जो विदेश नीति अपनाई गई है उसका मुख्य आधार क्या है संविधान में, अनुच्छेद 51। क्योंकि अनुच्छेद 51 में जो 3-4 बातें कही गई हैं वही हमारी विदेश नीति के मुख्य आधार हैं। जैसे क्या कही गई हैं, अनुच्छेद 51 में 4 बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 51 क या ए में क्या कहा गया, देखो, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ख में क्या कहा गया, देखो, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और
विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देगा। कौन देगा भाई? राज्य देगा। यहाँ पे किसकी बात की गई है? ये कर्तव्य किसका है? राज्य का है। डीपीएसपी में जो भी बातें कही गई हैं वो किसके लिए कही गई हैं? राज्य के लिए कही गई हैं। तो राज्य क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो संबंध होंगे वो न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण होंगे। और तीसरी बात कही गई है कि लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधियों के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रति आदर बढ़ाएगा। भाई भारत के द्वारा विभिन्न देशों के साथ संधियां की जाती हैं, समझौते किए जाते हैं, तो भारत के लोगों को उन संधियों और समझौतों का आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई विदेशी व्यक्ति आए तो उस संधि और समझौते के बीच के आधार पर हो हल्लड़ करे या नारेबाजी करने लग जाए। जैसे भारत और अमेरिका के बीच में कोई समझौता हुआ है तो भारत के नागरिकों को भी उन समझौतों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं उनका पालन करना चाहिए। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात की गई है उसमें कहा गया कि विवादों का समाधान कैसे करना होगा? मध्यस्थ के द्वारा। विवादों का समाधान, भाई विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो विवाद होते हैं उनका समाधान कैसे करेंगे? मध्यस्थता के द्वारा किया जाएगा। मध्यस्थता के द्वारा किया जाएगा। इसमें यहाँ पे ये कीवर्ड है। कई बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान किस प्रकार करने की बात की जाती है, तो मध्यस्थता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करने की बात हमारे डीपीएसपी में की गई है। और ये सारी बातें हमारी विदेश नीति को आधार प्रदान करती हैं। हमारी विदेश नीति में इन्हीं तत्वों की झलक मिलती है। हमारी विदेश नीति क्या करती है? शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्य करती है। अगर कहीं विवाद होता है तो मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्वक संबंध और न्याय संगत संबंधों की बात की जाती है। तो इसी आधार पर नेहरू जी के द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति का निर्माण किया गया था। जबकि कई लोगों के द्वारा आलोचना की जाती है कि नेहरू जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। नेहरू जी ने नहीं किया, ये हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, न कि गुटबाजी को बढ़ावा देना है। तो इसलिए हमारी विदेश नीति का आधार कहाँ है? अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है। ये हमारे डीपीएसपी के सारे तत्व 36 से 51 हैं।